प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजा राज्य की उत्पत्ति, उनकी शक्तियों में विस्तार के कारण। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें एक सिद्धांत हॉब्स लॉ रूसो का आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जिसके तहत ये माना जाता है कि ऐसी जंगली बर्बर अवस्था थी जहाँ कोई नियम, कोई कानून, कुछ नहीं था। ऐसी बर्बर और जंगली अवस्था में किसी का जीवन, संपत्ति सुरक्षित नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती थी। ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए लोग आपस में एक समझौता किया और उस समझौते के तहत उन्होंने उनमें से ही जो सक्षम था, शक्तिशाली था, या उन लोगों की नज़र में वो इस लायक था, उसको अपना नेता चुना और बदले में लोगों ने जिसको अपना नेता या राजा चुना उसको धन के रूप में, वस्तु के रूप में, करों के रूप में कुछ संपत्ति देने का निर्णय किया, क्योंकि राजा या नेता जो लोगों के जीवन, संपत्ति, मान सम्मान, लूट डकैती से रक्षा करेगा, उसके लिए सैनिक रखना जरूरी था और सैनिकों के व्यय, प्रशासन के व्यय के लिए धन की जरूरत थी। तो लोगों ने आपस में सहमति से ही उन राजा को कर देने का फैसला किया, निर्णय किया, और राज्य और राजा अस्तित्व में आए। बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में अगर अपन ये बात करते हैं कि राजा के उदय कैसे हुआ, राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में एक कथा आती है। उस ऐत्रेय ब्राह्मण में ये बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध हुआ और राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर दिया। अब देवताओं ने अपनी हार की समीक्षा की और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये विचार किया, ये मंथन किया कि हम सभी का भला चाहते हैं, हम में सब अच्छाइयाँ हैं और ये बुराई के प्रतीक हैं। राक्षस सभी का अहित चाहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी ये विजयी हो गए। तो हमारी पराजय का क्या कारण है? तो देवताओं ने जो उनकी पराजय का निष्कर्ष निकाला, कारण ढूंढा, उसमें उन्होंने महसूस किया कि वो अकेले अकेले अपने अपने हिसाब से, तरीके से राक्षसों से लड़े, युद्ध किया। अगर वो किसी के नेतृत्व में
किसी एक को अपना नेता बनाकर उसके निर्देशन में, उसके नेतृत्व में व्यूह रचना और पूरी तैयारी से युद्ध करते तो शायद देवताओं को पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। तो उन्होंने इसका हार का कारण जो ढूंढा वो था नेतृत्व का अभाव। देवताओं ने इंद्र को अपना राजा चुना और इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने राक्षसों को पुनः चुनौती दी और उनके मध्य, देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध हुआ। इस बार देवताओं ने राक्षसों को पराजित कर दिया। तो विद्यार्थियों, इससे घटना से या ऐत्रेय ब्राह्मण की कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध के क्षेत्र में सेना अथवा जाति का नेतृत्व करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजा की उत्पत्ति हुई, यानी नेतृत्व की आवश्यकता के लिए राजा के पद का सृजन किया गया। अब बात करते हैं कि शुरुआती अवस्था में जो राजा था, अगर अपन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में देखते हैं, ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, तो राजा का जो पद था वो इतना विशेष नहीं था, या यूँ कहें कि शक्तिशाली नहीं था, या यूँ कहें कि दैवीय अवधारणा या मान्यता नहीं थी जिसमें राजा अपने आप को दैवीय अवतार के रूप में घोषित करे। राजा का चुनाव या राजा चुने जाने के लिए जनता अर्थात प्रजा की सहमति अनिवार्य थी। अगर राजा जनता की सेवा, रक्षा या उनके हित के या कार्य करने में असफल होता था, अपने दायित्वों को निभाने में असफल होता था, तो प्रजा को यह अधिकार था कि ऐसे राजा को पद से हटाकर उसकी जगह एक नए राजा का चुनाव कर सके। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का पद या इतना शक्तिशाली नहीं था, उसके लिए प्रजा की सहमति आवश्यक थी। और ऋग्वैदिक काल में जो राजा का राज्य की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, तो उनका जो राज्य क्षेत्र था या उनका जहाँ तक राज्य होता था वो बड़ी मुश्किल से आजकल के 2 या 3 जिलों से बड़ा नहीं होता था। जहाँ तक छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें जन के रूप में जाना जाता था, और उस जन का रक्षक गोप्य राजा, और उस पर भी जनता की सहमति अनिवार्य थी। लेकिन अगर अपन बाद में देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बाद में वैदिक का सभ्यता का जो दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल, तो वहाँ पर ये देखते हैं कि जन का विस्तार हुआ और जन जनपद के रूप में जाना जाने लगा। यानी अब जो राज्य छोटा था वो थोड़ा बड़ा हो गया और जन के जगह जनपद के नाम से जाना जाने लगा। जब राज्य बड़ा हुआ तो राज्य का विस्तार हुआ, तो राजा की शक्तियों का भी विस्तार हुआ, और राजा को अब पद से हटाया जाना इतना आसान नहीं रहा, और अब राजा का पद धीरे धीरे आनुवंशिक और पैतृक बनता जा रहा था। तो ये राजतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है या सत्य है, यथार्थ है कि जब राजा की शक्ति बढ़ती है, राजा का राज्य क्षेत्र बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है, तो जनतांत्रिक जो संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण का काम करती थी उनकी शक्तियां कमजोर होती हैं और राजा के पद की शक्तियां बढ़ती हैं।
उत्तर वैदिक काल में भी इतना राजा का पद आनुवंशिक तो होने लगा था, लेकिन इतना शक्तिशाली और इतना वो भी नहीं था कि राजा को पद से ही नहीं हटाया जा सके। लेकिन ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य क्षेत्र में विस्तार हुआ, जन से जनपद बन गया, और राजा के जो शक्तियाँ थी उनमें भी विस्तार हुआ, और राजा का पद जो धीरे धीरे आनुवंशिक होता जा रहा था। अगर इन्हीं वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतिम चरण में अगर देखते हैं अपन, तो वहाँ देखते हैं कि तीसरा जो चरण है, राज्य के क्षेत्र में बढ़ने में और राजा की शक्तियों में, जन ऋग्वैदिक काल में जनपद उत्तर वैदिक काल का जो भाग है, उसी के अगला जो भाग है वो था महाजनपद। तो महाजनपद काल तक आते आते राजा की शक्तियों में और विस्तार हुआ। और उससे बड़ा रूप महाजनपद। इस प्रकार राजा महाजनपद काल तक आते आते राजा का पद आनुवंशिक बन गया और उसकी शक्तियों में और विस्तार